इंडियन ज्योग्राफी की हमारी सीरीज़ में आज ये हमारा पहला वीडियो है। आज हम लोग बात करेंगे भारत का एक सामान्य परिचय के साथ। तो भारत के उपनाम क्या क्या रहे हैं वो देख लेते हैं। तो प्राचीन काल में इसको क्या कहा जाता था? आर्यावर्त। फिर हिंदू और बौद्ध धर्मों में इसे क्या कहा गया? जम्बूद्वीप। जो पर्शिया है, आधुनिक ईरान, वहाँ के लोग इसको क्या कहते थे? हिंदुस्तान। और यूनानी इसे क्या कहते थे? इंडिया। हम भारत का विस्तार देखते हैं। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे विश्व का कितना परसेंट है? 2.43%। अच्छा, भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। यूपी, एमपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट तो कहाँ पे स्थित है? ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक। तो जब भूमध्य रेखा से हम लोग उत्तर की तरफ जाते हैं तो उत्तर की तरफ जाने पे 876 किलोमीटर की दूरी पे ये स्थित है। अब भारत की मतलब चारों दिशाओं में बिंदु देख लेते हैं। अंतिम बिंदु तो पूरब में कौन सा है? किवीथू, अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम में गौर माता, गुजरात में। उत्तर में इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर। और दक्षिण में कन्याकुमारी। भारत की समुद्री सीमा देखते हैं। समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा जाता है। प्रादेशिक सीमा, फिर अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, और फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसे इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन कहा जाता है। तो प्रादेशिक सीमा कहाँ से शुरू होती है? तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की जो सीमा होती है वो प्रादेशिक सीमा होती है। फिर अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र क्या होता है? तो आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक पूरा अविच्छिन्न मंडल होता है, संलग्न क्षेत्र। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक। आदम ब्रिज के बारे में देखते हैं। कहाँ पे स्थित है ये? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। जो पंबन द्वीप है वो इसी का भाग है, जिस पर रामेश्वरम स्थित है। अब भारत की हम लोग भूगर्भिक संरचना देखते हैं। तो भूगर्भिक संरचना जो है वो 3 भागों में बांटी जाती है। उत्तर की पर्वतमाला, उत्तर का मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। बाकी और हैं जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, फिर द्वीपीय क्षेत्र, इनको भी अलग से देखेंगे। ठीक। तो अब हम लोग पहले प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देखते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार में इनका क्रम कैसे कैसे बना, कौन कौन सी चट्टानें आई, तो इनकी एक ट्रिक हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं। एडी, केवी, वानाकन। तो ए से आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कुड़प्पा, फिर विंध्यन, वाना से गोंडवाना और कन से दक्कन। ठीक। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं इनकी विशेषता। पहला है प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कब हुआ था? तो आर्कियन युग की चट्टानें, जो आर्कियन युग की आग्नेय चट्टानें हैं, उनसे प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है, जो अब नीस और सिस्ट के रूप में बदल गई हैं। और ये प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? किसका भाग है? ये गोंडवाना लैंड का भाग है, जो प्री कैम्ब्रियन काल के बाद कभी भी समुद्र में नहीं डूबा। दूसरे नंबर पे है आर्कियन चट्टान। तो आर्कियन चट्टान क्या है? ये जीवाश्म रहित होती है। क्यों? क्योंकि ये आग्नेय चट्टानें हैं, मतलब लावा वगैरह से बनी हुई हैं, तो जीवाश्म तो वैसे भी नहीं पाया जाएगा। तो जो प्राचीनतम आग्नेय चट्टान हैं उनके प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? बुंदेलखंड नीस, कर्नाटक का बेलारी नीस, और अन्य उदाहरण में देखें बंगाल और नीलगिरी नीस। फिर आता है हमारा धारवाड़ चट्टान। तो ये भी क्या है? जीवाश्म रहित है। लेकिन भारत का जो सर्वाधिक खनिज है
वो इसी चट्टान में पाया जाता है, धारवाड़ में। फिर आती है कुड़प्पा, तो कुड़प्पा भी जीवाश्म रहित है। इसके बाद आती है विंध्य चट्टान। तो जो विंध्य चट्टान है, तो इसमें किस प्रकार के पत्थर की प्रधानता होती है? तो बलुआ पत्थर की प्रधानता होती है। और इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? चित्तौड़गढ़ से सासाराम तक। अब गोंडवाना, तो गोंडवाना चट्टान जो है, तो भारत का 98% जो कोयला है वो इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है, गोंडवाना में। और गोंडवाना चट्टान भी क्या है? जीवाश्म रहित है। ठीक है, तो इनका निर्माण कब हुआ है गोंडवाना का? कार्बोनीफेरस युग से लेकर जुरासिक युग तक। उसके बाद आता है दक्कन ट्रैप, तो ये भी बेसाल्टिक लावा का जमाव है, तो इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। ठीक, तो दक्कन ट्रैप का निर्माण कब हुआ है? मेसोजोइक इरा के क्रिटेशियस पीरियड में। राजमहल ट्रैप का निर्माण कब हुआ था? जुरासिक पीरियड में। जो प्रायद्वीपीय पठार है, तो प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी हिस्सा क्या है? अरावली, राजमहल और शिलांग की पहाड़ियाँ। तो ये जो राजमहल और शिलांग की पहाड़ियाँ हैं, इन दोनों के बीच में राजमहल गारो गैप है, मतलब इन दोनों के बीच में पहले घाटियाँ थी, लेकिन फिर धीरे धीरे नदियों ने अवसाद वहाँ पे डाला और वो भर गया है गैप, तो लेकिन अभी वो गैप मतलब है तो है। तो राजमहल गारो गैप इन्हीं दोनों पहाड़ियों के बीच में है। अब प्रायद्वीपीय पठार का ढाल देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। तो जो उत्तर उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का ढाल है वो कहाँ पे है? उत्तर पूर्व दिशा में। और दक्षिण में पश्चिम से पूर्व दिशा में। अब प्रायद्वीपीय पठार के अनेक भाग हैं, तो उनको देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक, तो मालवा, बैतूल और बघेलखंड का पठार एमपी में। बुंदेलखंड का पठार यूपी और एमपी में। दंडकारण्य पठार ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में। रॉयल सीमा का पठार कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना का पठार आंध्र प्रदेश में। शिलांग का पठार मेघालय में। हजारीबाग और छोटा नागपुर का पठार झारखंड में। अच्छा, उत्तर के विशाल मैदान के निर्माण की जो सर्वमान्य व्याख्या है वो कौन से सिद्धांत पे काम करती है? भूसन्नति और प्लेट टेक्टोनिक। बुंदेलखंड में शामिल जिले देख लेते हैं, तो टोटल कितने जिले शामिल हैं बुंदेलखंड में? 13, जिसमें से यूपी के कितने हैं? 7 और एमपी के 6। अब हम लोग देखते हैं भारत का भू आकृतिक विभाग। तो 10% क्या है? पर्वत, 18% पहाड़, 28% पठार, 43% मैदान। तो ये देखिए हिमालय को इस तरह से है, हिमालय उत्तर में हमारे इस तरह से फैला हुआ है। देखिए, अगर देखा जाए तो जो हिमालय का उत्तरी उत्तरी दिशा है, तो उत्तर दिशा में किस रूप में है? ये अवतल है, कॉनकेव, इस तरह से। और जो दक्षिणी दिशा है हिमालय की, दक्षिण दिशा में किस तरह का है? उत्तल है, कॉन्वेक्स। ठीक, तो अब ये एक मिनट, तो अब ये जो हिमालय है, ये देखिए पूरब दिशा में जहाँ से तीखा मोड़ लेता है, वहीं पे कौन सी चोटियाँ स्थित हैं? मिश्मी और नामचा बरुआ। ठीक है, उसी तरह से पश्चिम दिशा में जहाँ से तीखा मोड़ ले रहा है, वहाँ पे कौन सी चोटी स्थित है? नंगा पर्वत। अब हिमालय की हम लोग चौड़ाई देख लेते हैं। ठीक है, तो चौड़ाई कैसे है? तो जब हम लोग पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ जाते हैं, तो जब पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ जाते हैं तो हिमालय की चौड़ाई जो है वो घटने लगती है। तो जब चौड़ाई घटेगी तो उसकी ऊंचाई यहाँ पे बढ़ने लगती है। इसलिए देखिए हिमालय के पूर्वी हिस्से में सबसे ज़्यादा ऊंचे पर्वत हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा जो ट्रांस हिमालय है। और ट्रांस हिमालय के नीचे ग्रेट हिमालय होता है, ग्रेट हिमालय के नीचे मिडिल हिमालय है, और मिडिल हिमालय के नीचे शिवालिक है। तो ऊपर से देखते हैं, ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में जो जोड़ है, मतलब संक्रमण क्षेत्र है, जुड़ाव, उसको क्या कहते हैं? इंडोपो सांगपो सचर जोन।
ठीक है। फिर ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में कौन सा जोन है? मेन बाउंड्री, सॉरी मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक। और फिर मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, सॉरी मेन बाउंड्री से मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। फिर मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में कौन सा है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक। अब हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय के पार उस तरफ। तो इसकी प्रमुख श्रेणियाँ कौन सी हैं ट्रांस हिमालय की? कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो जो कराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? केटू या गाडविनास्टिन। तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ये POK में स्थित है, पाक अधिकृत कश्मीर में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। ठीक है। तो उच्च एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है? कराकोरम श्रेणी को। ठीक। तो फिर ये ग्रेट हिमालय से कैसे अलग होता है? इंडो सांगपो सचर जोन। अब आते हैं हम लोग ग्रेट हिमालय में। ग्रेट हिमालय के बारे में देखते हैं, जिसे हम लोग हिमाद्री कहते हैं। तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। और चौड़ाई कितनी है? 190 किलोमीटर। तो ग्रेट हिमालय के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं? नंगा, नंदा, नामचा बरुआ, कंचनजंगा, एवरेस्ट। ये लघु हिमालय से किससे अलग होता है? मेन बाउंड्री थ्रस्ट से। फिर है मिडिल हिमालय, जिसे हिमाचल श्रेणी कहा जाता है। इसके प्रमुख पर्वत कौन से हैं? धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत, पीर पंजाल। और ये शिवालिक से कैसे अलग होता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। ठीक। जो ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में कौन कौन सी घाटियाँ पाई जाती हैं? कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा, ये सब घाटियाँ पाई जाती हैं। ठीक। इन घाटियों में जो चरागाह पाए जाते हैं, चरागाह, उनको क्या कहा जाता है? अल्पाइन। ठीक। तो जो अल्पाइन चरागाह के अन्य नाम भी हैं, जैसे कश्मीर में इनको क्या कहते हैं? मर्ग, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग। और उत्तराखंड में क्या कहते हैं? बुग्याल या पयार। अच्छा, क्या कारण है कि हिमालय के उत्तर में हिमनदों का जमाव अधिक है? क्योंकि तिब्बत के पठार की तरह तिब्बत के पठार की तरफ हिमालय का जो ढाल है वो मंद है, तो वहाँ पे हिमनद जमे रहते हैं, नीचे नहीं गिरते। अब हिमालय को नदियों के द्वारा भी विभाजित किया गया है। देखिए इसी तरह से हिमालय है, इस तरह से पूरा हिमालय है, तो इनको नदियों के द्वारा विभाजित किया गया है। तो नदियों के द्वारा हिमालय के विभाजन देख लेते हैं। तो ये सिंधु नदी हो गई, और सिंधु के बाद सतलज नदी, फिर ये काली नदी, तिस्ता, दिहांग। तो पहला है कश्मीर या पंजाब हिमालय, किन नदियों के बीच में है? सिंधु और सतलज के। फिर कुमायूं हिमालय, सतलज और काली नदी के। फिर नेपाल हिमालय, काली और तिस्ता। फिर असम हिमालय, तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में। ठीक। कश्मीर या पंजाब हिमालय की चोटियां देख लेते हैं हम लोग। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर, पीर पंजाल। कुमायूं हिमालय की चोटियां, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, कामेत, नंदा देवी। तो जो नंदा देवी है वो भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल हिमालय की चोटियां, मकालू, कंचनजंगा, एवरेस्ट। अब भारत के हम लोग प्रमुख दर्रे देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? कराकोरम, जोजिला, बुर्जिला, बनिहाल, पीर पंजाल, मिंटिक, अगहिल। तो जो बनिहाल दर्रा है इसी में जवाहर सुरंग स्थित है। ठीक। तो अब इसको देख लेते हैं। जोजिला, बुर्जिला, बनिहाल है, तो जो जोजिला दर्रा है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा क्या करता है? जो बुर्जिला दर्रा है वो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। आगे वाले दर्रे देखते हो। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? बड़ा लाचला, शिपकीला, रोहतांग। ठीक। तो शिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? शिपकीला। और मंडी को लेह से कौन जोड़ता है? बड़ा लाचला।
उत्तराखंड के दर्रे माना, नीति, थांगला, लिपुलेख, मुलिंगला। सिक्किम में कौन से दर्रे पाए जाते हैं? नाथुला, जिलेबला। अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप, द्वीपू और पांगसाऊ। तो जो द्वीपू और पांगसाऊ हैं ये दोनों दर्रे म्यांमार की सीमा पर हैं। मणिपुर में तूजू दर्रा। पाल घाट और सेनकोट्टा दर्रा कहाँ पे है? केरल में। थाल घाट और भोर घाट दर्रा महाराष्ट्र में। बुरहानपुर दर्रा एमपी में। देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश। अब भारत की प्रमुख घाटियाँ देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में मूर्खा, नुब्रा, सूरू। जूकू की घाटी नागालैंड। सिक्किम में युथांग और चुम्बी की घाटी। तवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश। न्वारा घाटी पश्चिम बंगाल। कंबम घाटी तमिलनाडु। शांत घाटी केरल। अब अरावली पर्वत के माला के बारे में देखते हैं। तो इस तरह की आकृति है अरावली पर्वतमाला की। तो आकृति से देखने पर लगता है कि इसका जो दक्षिण वाला हिस्सा है वो ज़्यादा चौड़ा है, और दक्षिण से जैसे ऊपर की तरफ गई है तो ये इसकी चौड़ाई कम होती गई है। तो अवशिष्ट पर्वत है ये। तो इसका निर्माण कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में निर्मित ये सबसे प्राचीन और अवशिष्ट पर्वतमाला है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है? गुजरात, राजस्थान, दिल्ली। और अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर 1722 मीटर। तो गुरु शिखर कहाँ पे है? राजस्थान में। विंध्य पर्वतमाला देख लेते हैं। विंध्य पर्वतमाला की विशेषता क्या है? ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। तो विंध्य पर्वतमाला में जो पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली पहाड़ियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? भारमेर, कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ी। अब सतपुड़ा पर्वतमाला देखते हैं। सतपुड़ा पर्वतमाला जो है ये किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का, क्योंकि इसके दोनों तरफ नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा पर्वतमाला का विस्तार देखें अगर कहाँ कहाँ पे है, तो राजपीपला की पहाड़ी से लेकर महादेव और मैकाल की पहाड़ियों के रूप में ये छोटा नागपुर के पठार तक फैली हुई है। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ 1750 मीटर। कहाँ पे स्थित है धूपगढ़? एमपी में, जो महादेव की पहाड़ी है, महादेव पहाड़ी के पंचमढ़ी में स्थित है। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक 1036 मीटर। और अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ कौन सी हैं? नर्मदा, सोन, दामोदर। गारो खासी जयंतियाँ किसका भाग है ये? प्रायद्वीपीय पठार का। रांची का पठार किस प्रकार के मैदान का उदाहरण है? समप्राय मैदान। अब हम लोग पश्चिमी घाट देख लेते हैं जिसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक कुल 1600 किलोमीटर। अब इसकी ऊंचाई देखते हैं। तो पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वो अधिक है। ठीक है, क्योंकि जो पश्चिमी घाट है वो फॉल्ट है, वास्तव में पर्वत नहीं है, फॉल्ट है, टूटा हुआ हिस्सा है। जब अफ्रीका महाद्वीप से टूटा है भारत तो ये उसका टूटा हुआ भाग है, तो इसलिए खड़े ढाल है यहाँ पे, तो ऊंचाई ज़्यादा है पश्चिमी घाट की। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की चोटियाँ कौन कौन सी हैं? चंदोर, कलसूबाई, महाबालेश्वर। तो महाबालेश्वर के बारे में देखते हैं। महाबालेश्वर से यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब इसके बाद कर्नाटक की चोटियाँ देखते हैं। कर्नाटक में कंद्रेमुख, बाबा बुदन और ब्रह्मगिरी। तो जो कंद्रेमुख और बाबा बुदन है वो किस के निक्षेप के लिए जाने जाते हैं? लोहे के निक्षेप के लिए। ब्रह्मगिरी के बारे में देखते हैं। तो यहाँ से कावेरी नदी निकलती है तथा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक। 1902 में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम नामक जल विद्युत परियोजना बनाई गई थी। ठीक है, जो भारत की दूसरी जल विद्युत परियोजना है। ओके। केरल में देखते हैं पश्चिमी घाट की चोटियाँ, पलनी और कडारमम। तमिलनाडु में नीलगिरी, अन्नामलाई। नीलगिरी के बारे में देखते हैं। तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोद्दा बेटा।
अन्नामलई, इसकी सबसे ऊंची चोटी अनैमुडी है, जो दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। ऊटक मंडक या ऊटी किस पहाड़ी में स्थित है? नीलगिरी में। ये तमिलनाडु का है, ये ऊटी नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। अब पूर्वी घाट देख लेते हैं, पूर्वी घाट का विस्तार। तो उड़ीसा में महानदी से लेकर तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत तक फैला हुआ है ये। उड़ीसा में पूर्वी घाट की चोटियाँ महेंद्रगिरी, निमयगिरी, और आंध्र प्रदेश में पालकोंडा, नल्लामलई। तमिलनाडु में शेवराय, जावेदी, जिंजी, पंचामलई। विलिंगटन द्वीप कहाँ पर स्थित है? बिम्बनाड झील, केरल में। जो बिम्बनाड झील और अष्टमुडी झील है वो कहाँ पर है? केरल में। पुलिकट झील के बारे में देखते हैं, कहाँ पर स्थित है? ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इसी झील पर श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है, जहाँ पर सतीश धवन अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है। अब भारत के द्वीप देख लेते हैं हम लोग। द्वीप देखें तो भारत में जो ज्ञात द्वीप हैं 247 है, जिनमें से 204 बंगाल की खाड़ी में है और 36 अरब सागर में। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान और निकोबार को। लैंडफॉल द्वीप कहाँ पर है? तो अंडमान के उत्तर में स्थित है, जो कोको जल संधि के द्वारा म्यांमार से अलग होता है। ठीक है, जो अंडमान है, तो अंडमान के ज्वालामुखी देख लेते हैं। तो अंडमान में एक जगह है नरकोंडम, तो नरकोंडम द्वीप में दो सुसुप्त ज्वालामुखी हैं और एक सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप पर। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक। पोर्ट ब्लेयर और सेल्युलर जेल कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। माउंट हैरियट और हैवलॉक द्वीप अंडमान में। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट धुलियार। नानकारी द्वीप निकोबार। ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया को कौन अलग करता है? ग्रेट चैनल। ठीक, लक्षद्वीप के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी क्या है? कावारत्ती। और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप अंद्राते। और लक्षद्वीप सबसे बड़ा द्वीप समूह अमीनी। देख लेते हैं 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। तो मालदीव और मिनिकाय के बीच में कौन सा चैनल है? 8 डिग्री। और मिनिकाय और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा चैनल है? 9 डिग्री। ठीक, तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, वरना वीडियो बड़ा हो जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।